पेपर सेट करने वाला वो आदमी सचमुच में भांग खा करके परीक्षा बना रहा है। एक बच्चों का इस तरह मानसिक शोषण किया जाता है। एक कहानी है कोसी का घटवार, उसमें एक चक्की चलती है तो उस पंचक्की की आवाज़ पूछ ली गई थी कि उसकी आवाज़ की आवाज़। जब आप पेपर देखेंगे तो आपको लग जाएगा। जैसे इस बार का पेपर देखते ही लग रहा था कि कोई व्याकरण का छात्र रहा होगा या विद्यार्थी रहा होगा अपने समय में, और उसके बाद वो फिर प्रशासनिक उसमें बैठा हुआ है तो उसने पूरा पेपर जो है व्याकरण की दृष्टि से बनाया हुआ है। ई कंपनी के एसी और एफ कंपनी के एसी बीच में समझ ही नहीं आ रहा था कि किसको क्या करना है, ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है या परसेंटेज निकालना है। तो उस कहानी में पूछ लिया कि जो वो अपने ननिहाल में गया तो उसकी आंखें कैसी थी। भाई एक प्रकार क्वेश्चन सुनकर थोड़ा शॉक्ड हो गया कि नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। बीते 31 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 से पूरे देश में यूजीसी नेट की परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। जी हां, आपको बता दें, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ये परीक्षा होती है। छात्रों के अनुसार इस बार परीक्षा में कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गए जो अभ्यर्थियों की उम्मीद से परे थे और उन्हें सेंटर पर तकनीकी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट सहयोगी प्रखर शुक्ला के साथ। नमस्कार, मैं प्रखर शुक्ला और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं सी न्यूज़ भारत। इस समय पूरे देश भर में एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा यूजीसी की परीक्षा, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की परीक्षा आयोजित कराई जा रही है, जिसके तहत जो प्रोफेसर बनने के, यानी कि अगर जो कोई रिसर्च का जो स्टूडेंट होगा जो पीएचडी करना चाह रहा होगा वो इस परीक्षा के बारे में बहुत अच्छे से जान रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो परीक्षा है ये मास्टर्स के स्टूडेंट देते हैं और मास्टर्स के स्टूडेंट इस परीक्षा में ही सम्मिलित होते हैं। ये मास्टर्स की जो फर्स्ट ईयर से ही इसमें बच्चे अपीयरिंग करना शुरू कर देते हैं इस एग्ज़ाम में। अब ऐसे में बीते 31 दिसंबर यानी 31 दिसंबर 2025 से लेकर के अभी 7 जनवरी 2026 तक ये बीते 7-8 दिन से लगातार यूजीसी की अलग अलग 80 विषयों पर इसकी परीक्षाएं हो रही हैं और इसने में पूरे देश से लाखों विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। अब जो आज इस परीक्षा का आखिरी दिन है और ऐसे में आज हमने कुछ छात्रों से बात की जिनके ये उनका प्रश्न था, इस जिन लोगों ने परीक्षा दी, कि उन्होंने जब प्रश्नों को देखा तो प्रश्न उनके आउट ऑफ द स्टेट आए थे, उनके आउट ऑफ द माइंड आए थे। उनको ये लग रहा था ये प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। एनटीए इतनी प्रतिष्ठित परीक्षा करा रहा है, यूजीसी इतनी बड़ी परीक्षा होती है और असिस्टेंट प्रोफेसर सोचिए जो हमारी विश्वविद्यालयों में जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं वो नौकरी यहाँ पे स्टूडेंट्स पाने का एक ख्वाब देखते हैं और ऐसे में वो नौकरी जिस परीक्षा के थ्रू मिल रही है उस परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं और ऐसी चीज़ें स्टूडेंट को फेस करनी पड़ रही है जिसके कारण उनके मोरल डाउन हो जाते हैं और उनको बहुत अब इस परीक्षा के प्रतिष्ठा पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कुछ विद्यार्थियों से कि उनकी ये परीक्षा कैसे रही या उनका इस परीक्षा को लेकर के क्या ओपिनियन रहा या उनको इस परीक्षा से क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अनमोल मिश्रा। किस सब्जेक्ट से आपने यूजीसी नेट की परीक्षा दी? हिंदी से। कब आपकी परीक्षा थी? मेरी कल 6 तारीख को सेकंड शिफ्ट। कैसी रही परीक्षा, कैसे प्रश्न आए थे और आपका प्रश्न जब आप पेपर्स देकर बाहर निकले सेंटर से तो आपके मन में उस समय क्या आ रहा था? हमारी जो हिंदी है उसमें एक निबंध लगा हुआ है, निबंध संग्रह लगा हुआ है शिव शंभू के चिट्ठे। तो उसमें जो लेखक है वो शिव शंभू के नाम से अंग्रेज़ सरकार को, लॉर्ड कर्जन को और ऐसे लोगों को निबंध लिखता है कि आप ये नीतियाँ अपना रहे हैं और हमारे देश में ये चीज़ें गलत कर रहे हैं। तो मुझे कभी कभी लगता है कि वो शिव शंभू शर्मा जो हैं वो अच्छाइयों के लिए लिखते थे, देश की भलाई के लिए लिखते थे, लेकिन यहाँ पे जो एग्जामिनर है या फिर जो परीक्षा लिखता है, जो परीक्षा पेपर जो सेट करता है, पेपर सेट करने वाला, वो आदमी सचमुच में भांग खा करके परीक्षा बना रहा है। एक किताब खोली, उसमें अलग अलग जगह से प्रश्न उठाए। प्रश्न कैसे उठाते हैं? प्रश्न में भी जैसे आप व्यवहारिक पूछिए बच्चों को आप क्या बनाना चाह रहे हैं। हम जैसे बच्चे हैं आगे जाएंगे प्रोफेसर बनेंगे तो बच्चों को ये सिखाएंगे कि हमें मैलाचल पढ़ा और हमने गोदान पढ़ा और हमने ये उपन्यास पढ़े और इन उपन्यासों का यथार्थ ये जो चित्रण है वो ये बताता है, सामाजिक दृष्टिकोण ये है, व्यवहारिक दृष्टिकोण ये है ना, इससे समाज में क्या शिक्षा मिलती है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक कहानी उठाई, उस कहानी के अंदर से 4
एक पैरा उठाया और पैरे के अंदर से 5 शब्द दे दिए, अब कहा है कि इनको क्रम से लगाओ कि उस कहानी में कैसा है। कौन कैसे जो है पूरा पैराग्राफ को याद करके जाएगा? अब बताइए, मैं वहाँ पे कि कोई एक्टर हूँ, फिल्म का एक्टर हूँ जो जाऊँ पूरा डायलॉग याद करके? नहीं। ठीक है, इस तरीके से। दूसरी चीज़ ये जो सब मतलब ये पहली खराबी लगी मुझे कि ऐसे प्रश्न आप क्या देना है, मतलब नहीं देना है तो आप सीधे बता दीजिए कि आप नेट की परीक्षा मत दीजिए, आप 600 1000 और ये 250 ये फीस क्यों ले रहे हैं, आप अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो सॉफ्टवेयर उसका ये लोग यूज़ करते हैं, इससे अच्छा तो जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनके सॉफ्टवेयर होते हैं जिस पे हम लोग टेस्ट देते हैं, वो सॉफ्टवेयर होते हैं। उस पे हम लोग क्या करते हैं कि हाँ टेक्स्ट बुक एंड किसी का नाम ऐसे नहीं लिया जा सकता, लेकिन हाँ वो सॉफ्टवेयर होते हैं। हम उस पर प्रश्न पूरा लिखा है, पूरा प्रश्न एक लाइन में पढ़ गए और करते चले गए। इस पे क्या है, बाकी चीज़ें कीबोर्ड बंद होता है, कर्सर में जो वो स्क्रॉल करने वाला होता है वो बंद होता है, केवल आप लेफ़्ट क्लिक से काम चला सकते हैं। तो पहले हम उस पर स्क्रॉल पे जाएं, लेफ़्ट क्लिक करें, वहाँ तक में ठीक है, लेकिन आप कम से कम इतना स्पेस तो दीजिए कि हमको एक लाइन एक बार में पढ़ जाए। एक लाइन 3 जगह आ रही और पूरी वो उसके स्क्रीन से बाहर जाए, जिसको कर्सर करना पड़े तो 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम उसमें चला जाता है। इसी तरीके से फर्स्ट पेपर में अगर DI के जैसे सवाल आते हैं तो उसमें अगर जो इतनी बड़ी टेबल है, मतलब टेबल का एक साइज़ होता है और वो टेबल ही उससे बाहर जा रही है, तो हम कैसे स्क्रॉल कर कर सकते हैं। तो ये स्क्रॉल करेंगे उस समय या फिर आप उस DI को सॉल्व करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल वही चीज़, और वो एक्स्ट्रा प्रेशर दिमाग पे डालता है। और उधर घड़ी चला करती 3 घंटे 3 घंटे। हाँ, 180 मिनट का पेपर होता है और इसमें आपको बता दें कि इस पेपर में दो चरण होते हैं, एक पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 सारे अभ्यर्थियों के लिए कंपलसरी होता है, पेपर 2 उन अभ्यर्थियों के लिए होता है जो सब्जेक्ट वो चूज़ करते हैं। और इसी सब्जेक्ट से ही मतलब टोटल 150 प्रश्न होते हैं, जिसमें पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर रहता है और उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। और ये 50 क्वेश्चन उस पेपर 1 के पेपर 2 में 100 क्वेश्चन, ये दोनों मिलाकर के 150 क्वेश्चन बनते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और ये टोटल 300 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से निगेटिव मार्किंग भी नहीं रहती। इस चक्कर में जो जनरल EWS OBC तरह की मतलब तरह क्या जो 4-5 जो कैटेगरी हैं, इनके अलग अलग कट ऑफ आते हैं। और ऐसे इस कट ऑफ में आने वाले अभ्यर्थी जिनका कट ऑफ क्लियर होता है वो आगे की नौकरी के लिए एलिजिबल होते हैं। भाई साहब, आपका पेपर कैसा रहा? मेरा पेपर तो जो फर्स्ट पेपर रहा तो ठीक ठाक था, लेकिन सेकंड थोड़ा सा मॉडरेट था। और क्वेश्चन इस टाइप के थे, जैसे कि भैया ने कहानी का बताया कि जैसे कहानी लगी, हिंदी साहित्य था मेरा। हाँ, जैसे भैया ने बताया कि चंद्रदेव से मेरी बातें, कहानी से जो शब्द पूछे गए तो एक एक शब्द का पूछ रहे क्रम वाइज लगाओ थोड़ा सा, तो ये डिफिकल्ट होता है। क्यों नहीं, आप अगर चेक कर रहे हैं थोड़ा सा उनका बौद्धिक असर चेक करें, आप किसी को रट्टू टोता तो नहीं बना सकते हैं। ऐसा कोई प्रश्न आया था जिसमें आपको लगा कि यार ये कैसे आ सकता है, कि मतलब ये कैसे पूछ सकता है UGC? बिल्कुल आया था, एक कहानी है। एक बार वो गांधी जी के लेकर के कुछ प्रश्न पूछा था जी। हाँ, एक परीक्षा थी शायद यूपी पुलिस परीक्षा में, पेट की, सॉरी पेट की परीक्षा में गांधी जी को लेकर के कुछ ऐसे प्रश्न पूछा था। हाँ, जी लंगोट, शायद वो लंगोटा वाला था एग्जैक्ट। तो जैसे हाँ जी एग्जैक्ट, जैसे कि एक कहानी लगी है अपना अपना भाग, जैनेंद्र कुमार की है। तो उस कहानी में पूछ लिया कि जो वो अपने ननिहाल में गया तो उसकी आंखें कैसी थी। भाई एक प्रकार से क्वेश्चन सुन के थोड़ा शॉक्ड हो गया कि भाई आंखों का कलर पूछा जा रहा है एक प्रकार से। ये कि टकराव आ कहाँ है, क्या विद्यार्थियों की तैयारियां जो है कमज़ोर हो पा रही हैं? आपको क्या लगता है, मतलब कि आपकी नज़र में क्या हम जैसे आप विद्यार्थी की नज़र में आप क्या सोचते हैं कि क्या हम पढ़ाई में हमारी कोई कमज़ोरी है, या प्रश्न ही ऐसे सेट किए जा रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, या फिर प्रश्नों का स्तर गिर रहा है, या फिर क्या हो रहा है? आप एज अ विद्यार्थी आप क्या सोचते हो? मैं तो अपनी तरफ से भरपूर था, क्योंकि मैं 100% तैयारी करके गया था। मेरा 3 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट हो गया था, मैं टेस्ट वगैरह सब लगा के गया था। लेकिन जब वहाँ पे मैं फर्स्ट पेपर तो मेरा ठीक गया, लेकिन जब सेकंड पेपर देखा तो मुझे लगा कि ये उड़ रहा है ऊपर से, क्योंकि एकदम जो जिस हिसाब से प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन आ रहे थे उस टाइप पे लगभग 15-20 क्वेश्चन ऐसे कथन में पूछा, थोड़ा सा वो डिफिकल्ट रहा था मेरे लिए। भाई साहब, कैसे प्रश्न आए थे UGC के पेपर में? आपका किस सब्जेक्ट से आपने दिया? मेरा संस्कृत से था। संस्कृत। कैसे प्रश्न आए थे? प्रश्न बनाने में जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि जो उसमें ऊपर लोग बैठे हुए हैं जो प्रश्न सेट कर रहे हैं, अगर वो साहित्य के विद्यार्थी हैं तो पूरे 10 इकाइयों के अंदर का जो साहित्य का है वो निकाल के पूछ ले रहे हैं, वैदिक साहित्य से प्रश्न पूछ लेंगे। अगर वो वेद के पढ़े हुए वे लोग हैं तो पूरे जो 10 इकाई हैं उनका जो वैदिक वो पूरा तारतम्य पूछ लेंगे। व्याकरण के हैं तो व्याकरण का पूछ लेंगे। अब यही दिक्कत बच्चों के साथ भी आती है कि वो साहित्य का छात्र है, उसको हो सकता है वेद की उस स्तर की जानकारी ना हो, या व्याकरण की उस स्तर की हाँ जो पेपर सेट कर रहे हैं
वो अलग अलग सब्जेक्ट से हो करके मतलब एक ही विद्यार्थी पे सारे सब्जेक्ट का थोप दे रहे हैं कि आप ये भी प्रश्न जब आप पेपर देखेंगे तो आपको लग जाएगा। जैसे इस बार का पेपर देखते ही लग रहा था कि कोई व्याकरण का छात्र रहा होगा या विद्यार्थी रहा होगा अपने समय में, और उसके बाद वो फिर प्रशासनिक उसमें बैठा हुआ है, तो उसने पूरा पेपर जो है व्याकरण की दृष्टि से बनाया हुआ है। और एनटीए ने कोई संदर्भ ग्रंथ सूची भी नहीं इसे जारी की है कि ये पूरा पढ़ के आप एनटीए का एग्जाम दे सकते हैं। किस सब्जेक्ट से आपका पेपर था? मेरा हिंदी साहित्य से ही था। कैसे प्रश्न आए थे? क्योंकि जिस हिसाब से पूछा जा रहा है कि क्रमों में लगाओ, हाँ, अब कोई पैराग्राफ पूरा थोड़ी ना याद करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी एक संस्कृत की विद्यार्थी से बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई ऐसी ऐसी बातें कि एक ही विद्यार्थी पे सारे सब्जेक्ट थोप दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, अब साहित्य जैसे विषय में तो ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि आप ऐसे प्रश्न पूछे जो हमारे बौद्धिक स्तर को और विकसित करें, ना कि ऐसे प्रश्न पूछे कि आप जैसे अब एक बार प्रश्न आया था कि एक कहानी है कोसी का घटवार, उसमें एक चक्की चलती है तो उस पंचक्की की आवाज़ पूछ ली गई थी कि उसकी आवाज़ की आवाज़, पंचक्की की आवाज़ किस प्रकार आती है, वो खसर पंचक्की की आवाज़, ये पूछ लिया गया था। किस उसमें ये पूछा गया कि मथानी की जो आवाज़ होती है जो पानी से घट चलता है, उसमें आया था खसर खसर, छिछिर छिछिर, खिसिर खिसिर, इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए थे। खसर खसर, छिछिर छिछिर और खिसिर खिसिर, खिसिर खिसिर। अब इसमें आप बताइए कि मतलब ये शब्दशः कैसे याद किया जा सकता है? क्या प्रश्न था एक बार फिर? ये प्रश्न था कि जो है चक्की से जो मतलब चक्की की जो मथानी चलती है उसकी आवाज़ कैसी आती है? बताइए। ये एक प्रोफेसर से ये प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रोफेसर से नहीं, जो भविष्य के प्रोफेसर है उनसे ये पूछा जा रहा है कि मथानी की आवाज़ और चक्की की आवाज़ कैसे आ रही है। सबसे अधिक दिक्कत जो है मुझे वो लगती है, जैसे अभी हमारे सहपाठी अनमोल जी ने बताया कि जो वो सॉफ्टवेयर की दिक्कत है। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती, अभी जैसे कल के प्रश्न पत्र में एक DI से डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन था, उसमें ये पूछा गया था कि इस मतलब E कंपनी के AC और F कंपनी के AC बीच में समझ ही नहीं आ रहा था कि किसको क्या करना है, ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है या परसेंटेज निकालना है। जब तक कि स्क्रीन पे पूरा प्रश्न ही सही से नहीं दिखेगा तब तक विद्यार्थी उस प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे? बात तो ये, क्योंकि अब आप समझिए, इस कंडीशन में आप खुद को इमेजिन करिए कि आप एक विद्यार्थी हैं और आपके हाथ में माउस है, आप इस समय पेपर दे रहे हैं। अब आपको प्रश्न स्क्रीन पे पूरा दिख नहीं रहा, आपको बार बार स्क्रॉल करना पड़ा है, बगल में आपके टाइमर चल रहा है 180 मिनट का, वो टाइमर बैक टू बैक चलता चला जाए, आपको एक एक सेकंड उस समय कीमत होगा और आप उस समय प्रश्नों को इधर दाएं बाएं घुमा रहे हैं। फिर अपना जो वहाँ पे आपको पेन और कागज़ मिलता है वहाँ पे सॉल्व करने का, आप फिर पेन और कागज़ पे सॉल्व कर रहे हो। सोचिए इन सब चीज़ों में कितना समय जाता है, और ऐसे में एक एक सेकेंड जो है कि उसका मैटर करता है। भाई साहब, रिजल्ट्स को लेकर के क्या जो है आंसर की कब तक आती है, या फिर रिजल्ट जो एक्यूरेट आते हैं कि नहीं? अभी तक कुछ क्वेश्चंस को लेकर के विवाद भी इस बार से पहले, ये जो अभी 6 महीने पहले पेपर हुआ था, उसके पहले ये कोई तय नहीं था कि 15 दिन में आंसर की आएगी कि 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन पिछले 2 बार से थोड़ा सा इन्होंने इस बात में सुधार किया है। लेकिन ये जो एनटीए पेपर ये ऑर्गेनाइज कराता है, तो इसमें फॉर्म भरने से लेके रिजल्ट आने तक बच्चों का इस तरह मानसिक शोषण किया जाता है। अब आप बताइए, अगर आपने किसी फॉर्म की फ़ीस 1000 रुपये रखी है, बच्चा हर 6 महीने में पेपर होता है, बच्चे हर बार उस फीस को भर रहे हैं। या तो आप ये करिए कि जिन्होंने एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया, जैसे प्रदेश में OTR होता है कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करा लिया, अब जब तक पेपर नहीं निकलेगा आप हर 6 महीने में 1000 रुपये फीस ले रहे हैं। चलिए ठीक है, आप ये करते हैं कि भाई हम आपको संसाधन दे रहे हैं, फिर सब बच्चों ने आपको बताया कि ये संसाधन कितने ख़राब हैं। दूसरी चीज़, फिर इसके बाद आता है कि आपने पेपर, पहले तो प्रश्न बनाने में आपने पूरे देश से प्रोफेसर इतने विद्वान लोग हैं, पता नहीं पेपर किनसे बनवाया जाता है कि एक मतलब जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको लगता है कि यार ये किस तरह का मूर्खतापूर्ण प्रश्न है, और मतलब हमने पढ़ा, अपने सिलेबस को हमने तैयारी की, लेकिन हमको यहाँ आके फालतू के गेस करने पड़ रहे हैं। जी, मतलब रिजल्ट को लेकर के अगर जैसे एक जो है जब रिजल्ट रिलीज़ होता है तो उसमें अलग अलग कैटेगरी की कट ऑफ आती है, फिर उसमें नॉर्मलाइज भी किया जाए, नॉर्मलाइजेशन भी होता है। तो क्या लगता है कि ऐसा तो अभ्यर्थी कोई नहीं रह जा रहा है जिसको मतलब कि उसके अकॉर्डिंग नंबर या फिर ना हो, या फिर नॉर्मलाइजेशन में उसको अभी तो इन्होंने नॉर्मलाइजेशन ख़त्म कर दिया है। लेकिन होता क्या है कि इनका है कि हम 1% बच्चों का JRF देंगे, लेकिन इस चीज़ में कोई पारदर्शिता नहीं रह गई कि भाई अगर 1000 लोगों में 1% देना है तो 10 बच्चे, आप हर बार 10 बच्चों को लें, लेकिन वो अब देख रहे हैं कि 1% से उस चीज़ को कम कर दिया गया। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, बच्चे ने 1000 रुपये दिया, आपने इतने गलत प्रश्न बनाए कि बच्चों को फिर चैलेंज करना पड़ा, और आपने हर चैलेंज करने पे, हर प्रश्न पे उसका शुल्क लगा दिया। आप पेपर गलत बनाओ, आप टाइप गलत करो, गूगल ट्रांसलेटर से टाइप कराओ, और फिर उसके बाद जब बच्चे उसको चैलेंज करें तो उसकी फ़ीस दें, और अगर फिर उसके बाद भी आप मान लेते हो कि ये प्रश्न गलत है तो बच्चों का पैसा वापस करो।
आपने पैसे भी वो रख लिए ने। देखिए गूगल ट्रांसलेट से वो प्रश्न बना रहे हैं, कहाँ से बना रहे हैं ये तो हम इस पे ना आप जान रहे हैं ना हम जान रहे हैं। इसे हम और आप जो है कहीं देखिए, सुनिए, हम सब गूगल ट्रांसलेटर कहीं ना कहीं अपने जीवन में यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर आप समझ में आ जाता है ना कि इस चीज़ पे प्रश्न उठाते हैं तो कहीं ना कहीं यूजीसी के पास इस चीज़ का पूरा प्रमाण रहेगा कि हमारे पास इन लोगों ने पेपर बनाए हैं हमारे साथ। सबसे अच्छा है कि आप यही करिए कि जब परीक्षा हो जाए तो वो नाम आप जारी कर दीजिए कि ये इस लोग इस बार जिम्मेदार थे पेपर बनाने के, कम से कम कॉन्फिडेंशियल बच्चों को पता चल। इसको नहीं जारी हाँ, किया जा सकता। तो बच्चों के प्रति जवाब दे तो किसी को बना सकते हैं कि ये अथॉरिटी है, ये आपके जवाब देंगे आके। आप जी, पैसे ये लेने बात के आपने लिए सही आगे कही हैं। कि एक कोई अथॉरिटी ऐसी रहे जो जवाबदेही करे और जो बच्चों के साथ हो उसका जवाब दे। जी, बस अभी तो फ़िलहाल हमने देखा यहाँ पे कि कुछ विद्यार्थी जिन्होंने अभी यूजीसी नेट की परीक्षा दी, उन्हें कैसे प्रश्न पूछे। हमने अभी हिंदी साहित्य के कुछ विद्यार्थियों से बात की, उसके बाद इतिहास के कुछ विद्यार्थी रहे यहाँ पे, उन्होंने जो नेट का पेपर दिया, पेपर कैसे किस हिसाब से सेट हो रहे हैं, कौन सेट कर रहा है और चक्की की आवाज़ कैसे आ रही है, घिसिर घिसिर, मतलब अजीब से ये जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ऐसा जो विद्यार्थियों को मानना है कि ये उनको नहीं लगता था कि कभी ऐसे प्रश्न उनसे पूछे जा सकते हैं। अब ज़रा सोचिए कि ये बच्चे अगर प्रोफेसर बनते हैं आगे जा कर के, या फिर प्रोफेसर बनने की जो प्रक्रिया है इनकी, इस प्रक्रिया के तहत जिस प्रक्रिया के तहत ये गुज़र रहे हैं, वो प्रक्रिया में अगर ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं या ऐसी चीज़ें निकल के आए, सिस्टम में ग्लिच हो रहा है और उनको मान लीजिए अभी आप देख ही रहे होगे कि यूजीसी के नहीं, अगर हम अन्य परीक्षाओं की बात करें तो उनको भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है एक परीक्षार्थी को। अब ऐसे में जो इतने लाखों की संख्या में जो परीक्षार्थी हैं, इनको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उनका क्या समाधान है और आगे का उनका क्या प्रक्रिया रहने वाली है। रिजल्ट्स को लेकर के आपने देखा, आंसर की को लेकर के आपने देखा कि स्टूडेंट्स ने क्या बोला, उनके क्वेश्चंस को लेकर आपने देखा और जाना कि युवाओं की क्या राय है। तो हम इसी तरीके की और कवरेज आपके सामने लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। कैमरामैन दीपक के साथ मैं प्रखर शुक्ला। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।